Good morning, students. Let us go ahead and let us understand the concept of next pages. Already I explained you one page. Now come to the next point. Point is the French Revolution and the idea of the nation. फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और नेशन का आइडिया कहाँ से आया उसके बारे में समझेंगे. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो पहली बार राष्ट्रवाद सामने आया था. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लैग टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च. 1789 तक जो फ्रांस है वो एक संपन्न विकसित जो है राजतंत्र था. राजा यानी राजतंत्र का मतलब किसी एक राजा का वहाँ पे राज चलता था, शासन चलता था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that come in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. धीरे धीरे पॉलिटिकल, राजनीतिक और संवैधानिक चेंजेस आए, ठीक है, जिन्होंने जो कि दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि फ्रांस की क्रांति के कारण आए, उनकी वजह से ट्रांसफ़र हो गई प्रभु सत्ता में, मोनार्ची यानी राजतंत्र जो है प्रभु सत्ता में चेंज हो गया, जो कि टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जो कि फ्रेंच के सिटीजन चाहते थे. द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट जो क्रांति थी वो ये उसने दावा किया दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशन एंड सेव्स इट्स डेस्टिनी. ये लोग ही होते हैं जो किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं और उसकी मंजिल, उसके भाग्य को शेप देते हैं, उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Starting से ही फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस की और अलग अलग तरह के पैमाने तैयार किए जो कि सामूहिक तौर पे सभी फ्रेंच लोगों की एक आइडेंटिटी तैयार कर सके, एक पहचान तैयार कर सके. द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटियन द सिटीजन. इन्होंने जो है आइडिया यानी आदर्श रखे, एक तो फादरलैंड और उसी के सिटीजन. एम्फेसिस द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने एम्फेस यानी बल दिया कि एक एकत्रित जो है कम्युनिटी तैयार होगी, समुदाय तैयार करेंगे जो एंजॉय करेंगे बराबर अधिकार को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, 3 रंग का एक नया झंडा, उसको चूज किया गया, रिप्लेस किया गया, जिसने रिप्लेस कर दिया पहले वाले रॉयल स्टैंडर्ड को, ठीक है. उसके बाद है द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. जो स्टेट जनरल है जो कि शासक बनेगा उसे इलेक्ट किया गया, उसे चुना गया एक्टिव सिटीजन के द्वारा और रीनेम, जिसका नाम लिखा गया नेशनल असेंबली. जिन लोगों ने मिलके एक्टिव सिटीजन की जो एक असेंबली थी उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली. हाइम्स वर कंपोज, नए नए भजन तैयार किए गए या कह सकते हैं राष्ट्रगीत तैयार किए गए. ओथ टेकन, कस्में ली गई. मार्टियस कोमेमोरेटेड, ठीक है. नए नए जो है, मार्टियस का मतलब होता है शहीद. शहीदों ने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया, उनके नाम आए. ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और कई बलिदान भी दिए, जिसकी वजह से उनको क्या मिला, उनको शहीद हुए वो. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस. एक जो केंद्र को शक्तिशाली बना दिया गया, उसको जगह दी गई. एंड इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, और सभी के लिए एक जैसे नियमों को तैयार किया गया. विद इन इट्स टेरिटरी, इसके राज्य के अंदर. टेरिटरी का मतलब होता है इसके क्षेत्र के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म लॉज तैयार किए गए, एक ही तरीके के लॉज सभी के लिए बराबर वो तैयार किए गए. इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. जो अंदरूनी कस्टम्स थे, कस्टम्स का मतलब कस्टम ड्यूटीज लगती थी, उनके ऊपर जो टैक्स लगते थे और जितना भी उनका ड्यूज था उनको ख़त्म कर दिया गया. अबॉलिश का मतलब
रद्द कर दिया गया, मिटा दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडेप्टेड, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अडेप्ट कर लिया गया, सभी के लिए बराबर पैमाने का तरीका भी सेम, और जो तरीके हैं सारे सेम कर दिए गए। और जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली, उनको डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच को बना दिया गया इसकी राष्ट्रभाषा, कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन की। ठीक है। इसके बाद क्रांतिकारियों ने डिक्लेयर कर दिया कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। फ्रांस के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी की मंजिल क्या है? लोगों को स्वतंत्र कराना निरंकुश राजतंत्र से, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सभी लोगों को अवेयर करना, नेशन बनने के लिए, राष्ट्र बनने के लिए सभी को तैयार करना। जब फ्रांस के सभी शहरों में, अलग अलग शहरों में फ्रांस की क्रांति के बारे में ये जो खबर पहुंची यूरोप के अलग अलग शहरों में, तो यूरोप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अदर मेंबर्स हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज के, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। और इसी एक्टिविटी और कैंपेन ने एक रास्ता तैयार कर दिया फ्रांस की आर्मी के लिए, और फ्रांस की आर्मी ने मूव किया हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में और इटली के ज़्यादातर पार्ट में 70s 90 तक। विद द आउटब्रेक ऑफ द इसी क्रांतिकारी युद्ध के कारण फ्रेंच आर्मीज ने क्या शुरू कर दिया? नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रॉड यानी विदेशों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आउटब्रेक हुआ था, यानी कि जैसे ही ये क्रांति बढ़ी आगे, तो फ्रेंच आर्मीज ने इसको, नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को विदेशों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। ओके। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. जैसे ही जो इस क्षेत्र में है कंट्रोल बढ़ता चला गया, नेपोलियन के कंट्रोल में, जो राज्य है वो नेपोलियन के कंट्रोल में आया। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया नए नए रिफॉर्म्स को, जो ऑलरेडी उसने फ्रांस में किए हुए थे। नेपोलियन कौन थे? फ्रांस की क्रांति के जन्मदाता माना जाता है उनको। थ्रू अ रिटर्न इन मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, दो ए रिटर्न इन टू मोनार्ची, सॉरी, हालांकि ये राजतंत्र से बाहर आना था इसका उद्देश्य, क्रांति का उद्देश्य। नेपोलियन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से विफल कर दिया था फ्रांस ने। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, लेकिन उसने प्रशासन में, प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसमें जितने भी नियम, जो सिद्धांत लगाए, वो सारे क्रांतिकारियों के द्वारा जो सोचे गए थे वही सिद्धांत उसने यूज किए, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, ताकि जो पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो उसका जो प्रथा है, सिस्टम जो है वो पूरा रैशनल हो जाए और कुशल हो जाए, कुशल बने। द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया था, ये एक कोड यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें बहुत सारे नियम लगाए गए थे, जिसमें डिड अवे, ये काफी दूर था किस चीज से? प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें जो है संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था और कानून के सामने सब बराबर हैं, ये अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, ये जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया था, फ्रेंच कंट्रोल के अंडर जितने भी क्षेत्र थे उन सभी में लागू कर दिया गया था। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, ये जो है डच रिपब्लिक में गणतंत्र में लगा दिया गया, स्विट्जरलैंड में लगा दिया गया, इटली में और जर्मनी में। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द feudal system and freed peasants from serfdom. Serfdom means जो जागीरदारी, जो दासपन है, उससे उसको आज़ादी दिलाई गई, और साथ ही साथ जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था जागीरदारों के द्वारा, उससे भी उनको मुक्ति दिलाई गई। गाइड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, सभी तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस है, बाधाएं हैं, उनको रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले से इम्प्रूव कर दिया गया, और साथ ही साथ किसानों की हालत, बिजनेसमैन की हालत को सुधार दिया गया था।
सारी तरीके के जो हैं रिफॉर्म्स करवा दिए गए थे नेपोलियन के द्वारा। उन्होंने सिविल कोड तैयार किया था 1804 में, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया। इतना समझ लेने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे इसके ऊपर एक मैप दिया, उसको समझ लेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे दिया है फिगर नंबर 4, द पेंटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी के किसी शहर में जो है ट्री दिखाया गया है, जिसको आज़ादी का वो माना गया था, आज़ादी के रूप में। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर पेंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर, उन्होंने बनाया है इसको। इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन का नाम दिया गया है बाय द फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच आर्मी के द्वारा यहाँ पे आया गया था, और इसी को समझाया गया है फ्रेंच आर्मी के बारे में। फ्रेंच आर्मी ने क्या किया था यहाँ के फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू कलर की जो ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म जो उन्होंने पहनी है, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर मतलब होता है क्रांति को दबाने वाले। एज दे सीज ए पीसेंट्स कार्ट, वहाँ क्या कर रहे हैं, वो एक किसान के की गाड़ी को क्या कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में दिखाया गया है इसको। इसके बाद दिया है हार्सेस सम यंग वीमेन, कुछ यंग वीमेंस के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये सभी इसमें इस पेंटिंग में दर्शाया गया है, समझाया गया है कि किस तरह का व्यवहार तब किया जाता था लोगों के साथ। साथ साथ कुछ जो है आर्मी के सोल्जर जो हैं गलत व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ। एक इसके ऊपर एक ट्री के ऊपर लगाया गया है, जिस एक बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड पे लिखा गया है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, हमारी फ्रीडम और इक्वालिटी ले लो, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। और अगर ये मानवता का मॉडल है तो इसे हमसे ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी लिबर्टी। दिस इज अ सीन, ये सीन इसमें दिखाया गया है कि बिजनेसमैन और किसानों ने एक नई तरह की स्वतंत्रता को एंजॉय करना शुरू कर दिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, जितने भी छोटे उद्यमी थे सामान के, उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने शुरू कर दिया था यूनिफॉर्म लॉज बनाना, उन्होंने रिलीज करना शुरू कर दिया था। वेट को स्टैंडर्डाइज कर दिया था, यानी जितने भी नाप तोल के मानकीकरण फिक्स कर दिए गए थे, मेजरमेंट फिक्स कर दिया गया था, और एक कॉमन नेशनल करेंसी जो है वो भी फिक्स कर ली गई थी। वुड फैसिलेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, उसको भी फिक्स कर दिया गया था कि किस तरह की करेंसी चलेगी पूरे वहाँ फ्रांस में। हाउएवर इन द एरिया कॉन्क्वर्ड, जो एरिया जीता गया था, वहाँ की लोकल जो भी पॉपुलेशन है उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा मिक्स था, यानी कुछ लोग चाहते थे कि इक्वालिटी के नियम बनने चाहिए और कुछ लोग नहीं चाहते थे। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड का कुछ पार्ट, और सर्टन सिटीज़ हैं लाइक ब्रुसेल का नाम दिया है इसमें, मेंस मिलियन, ये सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पे फ्रेंच आर्मर्स को वेलकम किया जाता था विंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में, यानी उनको स्वतंत्रता के देवता मान लिया जाता था। बट द इनिशियल कंक्लूजन, कुल मिला के जो कंक्लूजन था उसमें वहाँ पे लोगों का जो व्यवहार था, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एट इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। जैसे ही धीरे धीरे पता चला कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, जितने भी प्रशासनीय स्थापना की गई है, जितने भी नए तरीके लगाए गए हैं, वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं दौड़ रहे हैं, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं लोगों को। इंक्रीज्ड टैक्सेशन यानी टैक्स बढ़ा दिया गया था, सेंसरशिप बढ़ा दी गई थी, फोर्स्ड दबाव में फ्रेंच आर्मी से काम लिया जा रहा था। रिक्वायर्ड टू कॉन्क्यूर द रेस्ट ऑफ यूरोप, आर्मी को कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से यूरोप के दूसरे पार्ट को जीतना है। ऑल सीम्ड टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और ये सभी के सभी जो हैं वो क्या थे, आउटवे कर रहे थे, जितने भी एडवांटेज मिल रहे थे प्रशासनिक चेंजेस से, जितने भी प्रशासनिक चेंजेस हुए थे उसको कहीं ना कहीं ये दबा रहे थे। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन हो चुका है, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले पेज इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। साइड में इसमें फिगर 0.5 को एक्सप्लेन किया गया है। द कॉरियर ऑफ रिहिनलैंड का जो कोई को रिहिनलैंड से चला है,
और ये पहुंच रहा है, तो इसने बहुत सारी चीज़ें अपनी खो दी हैं। ऐसा इसमें फिगर 5 में समझाया गया है, इसको आप रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।